नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 24 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक आतंकी हमले से। तारीख 24 सितंबर साल 2002। गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में रोज की तरह भीड़ इकट्ठा है। शाम के 4 बजे मंदिर के गेट नंबर 3 के आगे एक सफ़ेद एम्बेसडर कार आकर रुकती है। उसमें से 2 लोग उतरते हैं। दोनों के पास एक पिट्ठू बैग है और दोनों ने एक जैकेट पहन रखी है। ये दोनों अपनी बंदूक निकालते हैं और 7 फुट की दीवार फांद कर मंदिर के अहाते में बने अम्यूजमेंट पार्क में दाखिल होते हैं। मंदिर की मुख्य इमारत के आगे एक 200 फीट लंबा रास्ता है, जिसके अगल बगल बुक स्टॉल्स लगे हैं। लोग किताबें खरीदने में मशगूल थे और बच्चे खेलने में। तभी चारों तरफ गोलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। यह आतंकियों की बंदूक से निकलती गोलियों की आवाज़ थी। बंदूक का निशाना कोई नहीं है, इसीलिए हर कोई है जो सामने दिखा उसे मार दिया। पार्क को पार करते हुए दोनों आतंकी मुख्य रास्ते तक पहुंच जाते हैं। इनके रास्ते में जो पड़ा, इन्होंने उसे गोली से भून डाला। सुमित्रा नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों को मंदिर घुमाने आई थी। उस दिन गोलियों की आवाज़ सुनकर वो बच्चों के साथ एग्जिट गेट की तरफ भागती हैं। तब बंदूक की एक गोली उनके पैर में लगती है और वो गिर जाती हैं। दोनों आतंकी सुमित्रा के पास पहुंचते हैं। सुमित्रा उनसे अपने बच्चों की जान की भीख मांगती हैं। दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और मुड़कर सुमित्रा के 3 और 4 साल के दोनों बच्चों को गोली मार देते हैं। इत्तेफाक से विधायक हीरा सोलंकी भी उस दिन मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं और साथ में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल भी लेकर आए हैं। सोलंकी पिस्तौल निकालकर आतंकियों की तरफ गोली चलाते हैं। इन गोलियों से आतंकियों को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस मंदिर तक पहुंच गई है। हड़बड़ी में वो मुख्य मंदिर की तरफ दौड़ लगाते हैं। इस आपाधापी में करीब 300 लोगों को बाहर भागने का मौका मिल जाता है। मुख्य मंदिर के अंदर करीब 30 लोग पूजा में लगे हुए हैं। सुपरवाइजर खोज सिंह जाधव की नज़र आतंकियों पर पड़ती है। वो मुख्य मंदिर के गेट से कुछ बाहर खड़े हुए हैं। दोनों आतंकियों का इरादा जानकर जाधव भी मंदिर की तरफ भागते हैं। आतंकी उनके बाएं पैर में गोली मार देते हैं। इसके बावजूद जाधव भागना जारी रखते हैं, क्योंकि 200 फीट की इस रेस के रिजल्ट पर 30 लोगों की जिंदगी और मौत निर्भर है। जाधव मंदिर गेट तक पहले पहुंच पाते हैं या आतंकी, और आखिर कौन थे दोनों आतंकी और इस हमले की वजह क्या थी, ये सब जानने के लिए हमें इसके अगले दिन यानी 25 सितंबर की तारीख पर जाना होगा। उस दिन सुरक्षा बलों के हाथ आतंकियों का एक लेटर लगा। इसमें एक आतंकी संगठन का जिक्र था, तहरीक कसास यानी मूवमेंट फॉर रिवेंज, बदले के लिए एक मूवमेंट। इस संगठन का नाम पहली बार सुना गया था। लेटर के मुताबिक आतंकी उस साल हुए गुजरात दंगों में मुस्लिम बच्चों और औरतों की मौत का बदला लेना चाहते थे और इसी इरादे से अक्षरधाम मंदिर में दाखिल हुए थे। एक सवाल था कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। इसका सुराग मिला पाकिस्तान में छपे एक अखबार से, जिसमें दोनों आतंकियों की फोटो और नाम के साथ एक शोक संदेश छपा था। दोनों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से भी था। एक और सवाल ये था कि ये लोग इतने बड़े मंदिर में बिना किसी रोक टोक के इतनी आसानी से घुस कैसे गए। ध्यान दीजिए कि अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर के किस इलाके में है। वीआईपी इलाका है। गुजरात के मुख्यमंत्री के घर से इतना नज़दीक कि थोड़ा ताकत लगा कर के अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो मंदिर के गेट तक जा सकता है। कुछ ही दूरी पर गुजरात का राजभवन भी है। इतना ही नहीं, मंदिर से इंडियन एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का मुख्यालय जो है, वहाँ तक भी आप पैदल जा सकते हैं। 2002 के दंगों के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कई धमकियां मिल रही थी। इसी के चलते इस एरिया की सुरक्षा पहले ही सख्त थी, उसे दोगुना भी कर दिया गया था। मंदिर पर हमले से पहले आईबी ने कई चेतावनियां भी दी थी। आईबी को अंदेशा था कि किसी मंदिर पर हमला हो सकता है। सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसे टारगेट समझा गया प्राइमरीली, और उसके सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। लेकिन अक्षरधाम के मंदिर के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जो गांधीनगर में था, क्योंकि वीआईपी एरिया में है और इसीलिए उसकी अलग से कोई सिक्योरिटी डिटेल या कोई व्यवस्था की नहीं गई थी। मंदिर के मेन गेट पर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ वॉलंटियर तैनात रहते थे। उस वक्त सुरक्षा में ढील का एक और कारण यह भी था कि आतंकी हमलों में हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाता था, और तब के हिसाब से आम लोगों पर हमले की ये एक रेयर घटना थी। बहरहाल आगे क्या हुआ ये सुनते हैं। पैर में गोली लगने के बावजूद सुपरवाइजर जाधव तेजी से दौड़ते हुए मुख्य मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। अगर अक्षरधाम आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि मंदिर के दरवाजे बहुत ऊंचे हैं, 15 फीट इनकी लगभग हाइट है, और पुराने राजा महाराजाओं के जैसे महल में दरवाजे होते थे वैसे हैं, बड़े।
एक आदमी के लिए इन दरवाजों को अकेले बंद कर पाना आसान काम नहीं है। वजनी दरवाजे हैं, लेकिन जाधव ने अकेले दरवाजों को बंद कर दिया। पैर में गोली लगी थी बावजूद इसके, और उनमें कुंडी भी लगा दी। जाधव की इस होशियारी और हिम्मत का महत्व सिर्फ जान बचाने तक सीमित नहीं था। अगर आतंकी मुख्य मंदिर के अंदर घुस पाते तो वो लोगों को हॉस्टेज बना सकते थे, जिससे सुरक्षा बलों के लिए सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती। बाद में इन लोगों के पास काजू और किशमिश के पैकेट भी मिले, जैसे कि 2001 में संसद पर हुए हमले के दौरान मिले थे। यानी इनका इरादा लंबे वक्त तक हमला जारी रखने का था, तैयारी से आए थे। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ऐसा ही सोचना था। घटना की खबर लगते ही उन्होंने डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को फ़ोन किया, गृह मंत्री भी थे वो, और एनएसजी कमांडो का दस्ता भेजने की दरखास्त की। उधर शाम के करीब 5:30 बजे तक मुख्य मंदिर में घुसने का कोई जरिया न देख दोनों आतंकी एग्जीबिशन हॉल की तरफ मुड़े, जहां एक मल्टीमीडिया थिएटर भी था। थिएटर में मौजूद वॉलंटियर्स ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, लेकिन हड़बड़ी में किसी को एग्जिट गेट का ख्याल नहीं आया। दोनों आतंकी एग्जिट गेट से अंदर घुसे और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। इनमें से एक गोली हॉल के केयरटेकर हरि धारिया को भी लगी थी, लेकिन वो जिंदा थे। एक आतंकी ने हरि से पूछा, अभी तो तुम जिंदा हो? हरि ने जवाब दिया, जी हाँ, आपकी कृपा से। आतंकियों ने तब उनसे कहा, ठीक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ऊपर जाने का रास्ता बताओ। हरि ने उन्हें ऊपर जाने वाली एक सीढ़ी का रास्ता बता दिया। दोनों छत पर चढ़कर ऊपर वाले कॉरिडोर में घुस गए। ये परफेक्ट वैंटेज पॉइंट था। यहाँ से वो मंदिर के अंदर बाहर चारों तरफ नजर रख सकते थे। 5:30 बजे तक गुजरात पुलिस भी मंदिर तक पहुंच चुकी थी। 5:35 आतंकियों की एक गोली डीएसपी आर ब्रह्मभट्ट के हाथ में लगी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनका साहस देखिए कि वो गोली निकलवाकर आधे घंटे में दोबारा अपनी ड्यूटी पर हाजिर हुए। गुजरात पुलिस का आतंकियों से पहली बार पाला पड़ रहा था। इस तरह से दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हो रही थी। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले अर्जुन सिंह गमेटी और अल्लाह रखा वीरगति को प्राप्त हुए। एनएसजी को पहुंचने में कुछ वक्त लगना था, अभी कुछ घंटे लगने थे। ऐसे में अंधेरा होते तक स्टेट पुलिस ने टेंपल को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी तरह आतंकियों को मंदिर से बाहर भागने का मौका न मिले। हरियाणा के मानेसर में स्थित एनएसजी बेस में उस दिन ब्रिगेडियर राज सीतापति टेनिस खेल रहे थे। शाम 5:30 बजे उनका फ़ोन बजा। सीतापति ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक संदेश उन्हें मिला, गेट मूविंग इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट में निकलने की तैयारी करो। ब्रिगेडियर सीतापति स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी के प्रमुख थे। एसएजी एनएसजी की एलीट काउंटर टेररिस्ट विंग है, जो हॉस्टेज सिचुएशन के लिए खास तौर पर ट्रेंड होती है। इसे आप एनएसजी का कटिंग एज भी समझ सकते हैं कि जो हाई वैल्यू ऑपरेशंस होते हैं एनएसजी के, उसमें हमेशा एसएजी के जवान होते हैं। ये वॉलंटियर करके आते हैं। आपकी जो 3 सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें से एनएसजी का एक दूसरा हिस्सा होता है एसआरजी, जो कि उसका लॉजिस्टिक्स विंग होता है। आपका कटिंग एज हो गया एसएजी और उसकी मदद करने के लिए होता है एसआरजी। तो ये 2 बड़े उसके हिस्से हैं। वापस आते हैं किस्से पर। घंटे भर के अंदर सीतापति और उनके आदमी दिल्ली में पालम हवाई अड्डे तक पहुंच चुके थे। यहाँ एक स्पेशल प्लेन उनका इंतजार कर रहा था। प्लेन के अंदर ऑपरेशन का प्लान बनाया गया, नाम दिया गया वज्र शक्ति। रात 10:10 बजे एनएसजी के 2 ट्रक मंदिर के गेट पर रुके। बाहर खड़ी भीड़ ने नारा लगाया, भारत माता की जय। कुछ ही देर में एनएसजी के कमांडोज ने अपनी पोजीशन ले ली। ब्रिगेडियर सीतापति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मंदिर के आसपास कोई ऐसी इमारत नहीं थी जहां स्नाइपर तैनात किए जा सके। आतंकी भी तब तक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में जाके छिप गए थे। एनएसजी के पास एक ऑप्शन था कि टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को ही रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया जाए, लेकिन तब तक ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें धुंधली नहीं हुई थी, अभी भी नहीं हुई है। डिप्टी पीएम आडवाणी ने सख्त निर्देश दिया कि मंदिर या मंदिर के आसपास किसी स्ट्रक्चर को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस ऑप्शन को टाल दिया गया। रात 12 बजे के बाद आतंकी मंदिर के साउथ ईस्ट कॉर्नर तक पहुंच गए। यहाँ अशोक के पेड़ों का एक झुरमुट था। उस तरफ रोशनी का कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया था तब तक के लिए, इसीलिए ये छुपने के लिए अच्छी जगह साबित हुई। ब्रिगेडियर सीतापति के ऑर्डर पर सूबेदार सुरेश यादव कुछ लोगों को लेकर झुरमुट की तरफ बढ़े। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन तभी एक गोली आकर हेलमेट और जैकेट के बीच में लगी, जिसके कारण वो वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए। और कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए ब्रिगेडियर सीतापति ने निर्णय लिया कि सुबह होने तक इंतजार किया जाए। सुबह की पहली किरण होते ही एनएसजी ने फुर्ती दिखाते हुए दोनों आतंकियों को मार गिराया। समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई। याद रखिए कि गोधरा ट्रेन हादसे को सिर्फ 6 महीने हुए थे, जिसके बाद पूरा गुजरात दंगों की आग में जल रहा था, झोंक दिया गया था।
ऐसे टेंशन के बीच ये आतंकी घटना एक और चिंगारी भड़का सकती थी। लेकिन इस बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों चौकन्ने थे। उप प्रधानमंत्री आडवाणी 24 की शाम ही गुजरात पहुंच गए। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मालदीव के अपने दौरे पर थे। अपना दौरा बीच में ही सस्पेंड करके वो भी वापस आ गए और 25 सितंबर तक के खुद अक्षरधाम भी चले गए। सरकार की चिंता का एक और कारण था। दरअसल उसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दंगों के बाद की स्थिति को देखते हुए नवंबर तक चुनावों पर रोक लगा दी थी। गुजरात सरकार ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई थी। ऐसे में यदि दोबारा अशांति की स्थिति पैदा हो जाती तो गुजरात की मोदी सरकार को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, वो भी तब जब उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, उस माहौल में जो काफी पोलराइज था। इस वाकये के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने पूरे गुजरात बंद का ऐलान कर दिया, लेकिन सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस कारण स्थिति कमोबेश शांतिपूर्ण बनी रही। इससे एक बात साबित होती है कि यदि सरकार और प्रशासन चाहें तो दंगों को रोका जा सकता है। खैर, राजनीति को परे रखते हुए इतिहास की बात करने लगते हैं हम। इस घटना का एक ऐतिहासिक महत्व ये भी है, जिसे समझने के लिए हमें बाद की एक और घटना को जानना होगा। हमले के बाद शांति बरकरार रखने में अक्षरधाम मंदिर ट्रस्ट का भी बड़ा हाथ था। 14 दिन बाद जब मंदिर खुला, वहां एक प्रार्थना सभा रखवाई गई। मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी मारे गए लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना की। चौंकाने वाली बात यह थी कि अंत में उन्होंने दोनों आतंकियों की आत्मा की शांति की भी प्रार्थना की। इसके बावजूद वहां मौजूद सभी लोग शांत रहे, ना कोई नारेबाजी हुई, ना ही किसी समुदाय विशेष को दोषी ठहराया गया। ब्रिगेडियर सीतापति ने अक्षरधाम मामले पर एक केस स्टडी बनाई, नाम रखा अक्षरधाम रिस्पॉन्स, हाउ टू चैलेंज एन अटैक विद काम एंड पीस। और आने वाले सालों में हैदराबाद स्थित सरदार पटेल पुलिस एकेडमी और विभिन्न आर्मी ट्रेनिंग सेशंस में इस स्टडी को पेश किया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद का रिस्पॉन्स बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन्होंने अपनी स्टडी में लिखा, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से वॉलेंट इनकाउंटर्स का सामना कर चुका हूं, लेकिन अक्षरधाम के बाद लोगों का रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। ऑपरेशनल और फिलोसॉफिकल दोनों नज़रियों से मैं यही पाता हूँ। आप में से कई लोगों को बदला लेने की बात जायज़ लगती होगी, गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, लेकिन कुछ भी पक्का कर लेने से पहले दो बातें याद रखिएगा। पहली कि आतंकियों का नाम भले ही मोहम्मद अमजद और हाफिज यासीन था, लेकिन शहीद होने वाले पहले पुलिस वाले का नाम भी अल्लाह रखा था। और दूसरी बात, दंगों से लोगों के बदले की प्यास बुझे न बुझे, आतंकियों के मंसूबे ज़रूर पूरे हो जाते हैं। क्योंकि याद रखिए कि आतंकी घटना कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता। लोगों को आतंकित करना, गुस्सा दिलाना हमेशा ही एक पॉलिटिकल टूल होता है समाज में दरार डालने के लिए। समाज में दरार पड़ने से आतंकियों की पॉलिटिकल जीत होती है। मारते वक्त लोगों की गिनती के बजाय उससे पैदा होने वाला आफ्टर इफेक्ट आतंकियों का मुख्य उद्देश्य होता है। अक्षरधाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों और परिवार को ललन टॉप परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।